आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CA15-3 यानी कि कैंसर एंटीजन 15-3 के बारे में। ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है जिससे कि हम जो कैंसर एंटीजन है उसको जांचते हैं, उसका जो क्वांटिटी है उसको मेजर करते हैं। तो जो ये कैंसर एंटीजन 15-3 है इसको MUC1 भी कहते हैं यानी कि MUC1। ये एक तरीके का प्रोटीन प्रोडक्ट होता है जो कि ब्रेस्ट टिश्यू में पाया जाता है। तो इस टेस्ट को बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके दौरान उसकी मॉनिटरिंग के लिए और बाकी जो ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस है उसको जांचने के लिए किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट को कैसे किया जाता है, किन कंडीशंस में हमारे डॉक्टर्स टेस्ट को एडवाइस करते हैं और इसके रिज़ल्ट को कैसे समझा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये टेस्ट किन कंडीशंस में करवाया जाता है। हमारे डॉक्टर कब ये टेस्ट करवाने के लिए हमें एडवाइस करते हैं। अगर कोई पेशेंट है जो कि नोन केस है ब्रेस्ट कैंसर का, तो उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए टेस्ट करवाया जाता है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो कितना इफ़ेक्टिव है, उसकी जो इफ़ेक्टिविटी है, मतलब जो ट्रीटमेंट है उसका जो प्रोग्रेशन है वो कैसा है, वो सही रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये जांचने के लिए टेस्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ जो कैंसर है वो बार बार रिकर तो नहीं कर रहा, ये जांचने के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। उसकी मेटास्टेसिस देखने के लिए कि जहाँ का कैंसर है उससे कहीं और तो नहीं वो पहुँच रहा है, कहीं और तो नहीं वो स्प्रेड कर रहा है, उसकी मेटास्टेसिस को भी जांचने के लिए टेस्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ उसका स्प्रेड देखने के लिए भी कैंसर का ये टेस्ट करवाया जाता है कि कैंसर का क्या प्रोग्रेशन है, ये जांचने के लिए भी टेस्ट एडवाइस किया जाता है। तो अब जानते हैं कि ये जो टेस्ट होता है वो कैसे करवाया जाता है और उसके दौरान क्या किसी सावधानी को बरतने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट है। तो इसके लिए हमें एक ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है जो कि हमारे जो आर्म है, जो उसकी एल्बो है, उसकी वेन से लिया जाता है और उसको लैब में भेजा जाता है जहाँ पे अलग अलग तरीके से उसका जो टेस्ट है किया जाता है और रिपोर्ट हमें सौंप दिया जाता है। तो जो इसके दौरान हमें क्या किसी प्रिपरेशन की या फिर किसी प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल नहीं, इसमें हमें किसी स्पेशल प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप किसी भी टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसके दौरान अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं या फिर कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी टेस्ट के लिए आप जा रहे हैं तो उसके दौरान कोई भी दवाई या सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो अब जानते हैं इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती है। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है 30 यूनिट्स पर ml से कम होना चाहिए। इसमें जो नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताया 0 to 30, ये थोड़ा सा वेरिएशन अलग अलग लैब्स में इसमें आ सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो जब भी हम कोई भी टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं तो जिस लैब से करवा रहे हैं उसके रेफरेंस रेंज पे हमेशा ध्यान दें। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप कोई टेस्ट करवाते हैं तो उसको हमेशा एक रजिस्टर्ड और वेल रिलायबल जो लैब है वहाँ से करवाना चाहिए, क्योंकि जो उसका रिज़ल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है हमारे बाकी जो प्लानिंग होती है ट्रीटमेंट रिलेटेड या बाकी जो डायग्नोसिस है, इन सब में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपको भी ऐसे किसी लैब के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसे ही लैब का लिंक दिया हुआ है जिसकी आप मदद ले सकते हैं। तो अब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के अलावा और भी कोई कैंसरस कंडीशंस होती हैं क्या जिसमें 15-3 जो कैंसर एंटीजन है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो हाँ, लंग के कैंसर्स हैं, पैनक्रियास के कैंसर्स हैं, इनमें भी इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई आ सकती है। साथ ही साथ कुछ नॉन कैंसरस कंडीशंस भी होते हैं जिसमें इसकी वैल्यू बढ़ी हुई आ सकती है। नॉर्मली प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान इसकी वैल्यू बढ़ी हुई आ सकती है। उसके अलावा सिरोसिस है, पैनक्रियाटाइटिस है, हेपेटाइटिस है, इसके दौरान भी इसकी वैल्यू नॉर्मल से बढ़ी हुई आ सकती है। उसके अलावा अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तब भी इसकी वैल्यू नॉर्मल से बढ़ी हुई आ सकती है। तो आज के अपने वीडियो में हमने डिस्कस किया 15-3 कैंसर एंटीजन के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि इसको देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टेस्ट के टूवर्ड्स वो काफ़ी बड़ी होगी। उसके अलावा भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं या फिर किसी और तरीके का सुझाव हमें देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।